आता हूं अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पांडे साहब, क्या खास रहने वाला है इस बजट में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंतिम आदमी के विकास का बजट होगा और निश्चित तौर पे हर आदमी को खुशहाली का बजट होगा। उत्तर प्रदेश में जब से हम आए हैं, हमने जिस तरह से विकास कार्य किया, और जो लोग विरोधी लोग तो हर जगह आरोप लगाने का काम करते हैं, उनका काम है आरोप लगाना। जब कोरोना संक्रमण काल आया था तो वैक्सीन कैसे बनेगी, हमने बना दी। फिर भोजन कैसे होगा, हमने 80 करोड़ को अन्न दे दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में देखिएगा, हम विकास की गंगा बहाएंगे, अंतिम आदमी तक उजाला ले जाने वाला बजट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड होगा ये बजट, तो इस पर ज्यादा फोकस दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नौजवानों पर, किसानों पर, महिलाओं पर और छात्रों पर। मैं बता तो रहा हूं कि अंतिम आदमी के घर तक उसके विकास की गंगा बहाने वाला बजट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, रुद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप साहब, हम जब भी बजट सत्र या उत्तर प्रदेश के सत्र, किसी भी विधानसभा सत्र की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत हंगामे से होती है, चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि जो उनके मुद्दे हों उस पर सकारात्मक बहस होनी चाहिए, लेकिन क्या ये बहस पिछले कुछ सालों को अगर हम देखें तो वो बहस हम देख पाते हैं क्या? क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण को भी समाजवादी पार्टी ने पूरा होने नहीं दिया था, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। तो सबसे पहला सवाल कि क्या कोई जवाब जो जनता विधानसभा की तरफ टकटकी लगाए देखती है, वो जवाब मिल पाता है क्या विधानसभा सत्र से? देखिए, कहा जाता है कि लोकतंत्र को पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी मतलब अगर हम इधर से देखें तो हमें उधर तक दिखाई पड़े। और इकबाल साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेकिन पिछली बार की विधानसभा के आप सत्र को उठा के देख लिए, हंगामे की भेंट चढ़ गया था। और आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, मुख्य विपक्षी दल के विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी। बिल्कुल उनके बयान पे आऊंगा। बयान है कि हम सदन में हंगामा करेंगे और राज्यपाल जी को भाषण तक नहीं पढ़ने देंगे। तो अब आप बताएं, चर्चा का वो कौन सा मंच होना चाहिए लोकतंत्र में जहां पर हमारे और आपके मुद्दे उठ पाएंगे? बात सिर्फ बजट तक की नहीं है, बात सिर्फ कौन सा आपके निधन के बाद स्थगित हो जाने वाली विधानसभा की नहीं है, बात सिर्फ प्रश्न की नहीं है। बात यह है, क्या आप वो कर्तव्य परायणता दिखा पा रहे हैं जिसकी वजह से हमने चुना? क्या आप अपने क्षेत्र में स्कूल खुलाने के लिए वहां पर बात उठा रहे हैं? क्या आप किसी नाली, खड़ंजे, नल के लिए वहां बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कोई भी दल लोकतंत्र पे इतना ज्यादा हावी हो गया है कि अगर हम कोई सवाल पूछना चाहें और कोई सामने वाला जवाब देना चाहे तो वो भी इतने वक्त तो कम से कम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पॉसिबल होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी कपिल श्रीवास्तव साहब, मैं सवाल लेना चाहता था, वो सवाल रुद्र प्रताप दुबे जी ने पूछ लिया है कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी जो है अभिभाषण के साथ हंगामा करने की है या इसके तहत लोगों के मुद्दे उठाने की है? क्योंकि रविदास मेहरोत्रा आपके वरिष्ठ नेता विधायक हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी बात मान ले तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिलेगा। बहुत सीधी सी बात है, अगर जनता से जुड़ा हुआ बजट नहीं होगा और बजट में सिर्फ सपने बेचे जाएंगे तो हम निश्चित तौर पे इस बात को कहते हैं कि भाई इनको सही रास्ते पे तो लाना पड़ेगा। क्यों हम कह रहे हैं? हर बात का आप बजट उठा करके देख लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार का। मैं पिछले 6 बजट दे सकता हूं आपको, इनके पूरक बजटों को भी, और कल तो आप लोग के बीच में बाकायदा लेके बैठूंगा। जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात को आपको कह रहा हूं कि बजट बढ़ा देने से बजट नहीं बढ़ता है। नहीं, हंगामे से जवाब मिल जाएगा क्या कपिल साहब? कपिल जी, मैं जानना चाहता हूं, हंगामा से जवाब मिल जाएगा? हंगामे की बात ही नहीं है। हंगामे नहीं तो आपके एक वरिष्ठ नेता वो कह रहे हैं कि भाई हंगामा करेंगे विधानसभा के। अगर मान लीजिए बजट वन साइडेड होगा, अब ये तो पूरी बातें सुन ले, नहीं कपिल जी पूरी बात सुन ले। मैं तथ्यात्मक बात कहता हूं, रविदास जी ने क्या कहा, किस क्रोध में कह दिया, क्या कह दिया, ये अलग की बात। आपने से पहला ही प्रश्न मुझसे यही किया था और मैंने आपको कहा था कि मुद्दों के आधार पर पार्टी घेरेगी। अगर ये अपने किए गए वादों को, इन्होंने पिछले बजट के वादों को पूरा किया होगा तो हम क्लैपिंग भी करेंगे।
लेकिन हम सीधी बात कह रहे हैं कि संपोषणीय विकास के लिए अगर इनका बजट नहीं होगा, एक तरफा बजट होगा किसी विशेष के लिए, तो वहां पे तो धुरी खड़ी होगी। और मैं इस बात को बार बार आपको इंगित कर रहा हूं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की चीजें हैं, जैसे कृषि, जिनको इन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर में रख के कोरोना काल में अपनी जीडीपी उठाई, जो कि 40% की ग्रोथ इस उत्तर भारत में दिया और 4% की जीडीपी में ग्रोथ दिया है। आपने किसानों के लिए क्या किया ये जरूर देखा जाएगा। आपने जो है हमारे कौशल पे जो पैसा आपने बताया कि खर्च किया है, तो कौशल डेवलपमेंट पे बात उठेगी कि किसको आपने मजबूत किया और कहां उनका उपयोग किया। ठीक है, इस सवाल का जवाब तो सदन में मिलेगा, लेकिन अशोक पांडे इस डिबेट में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अशोक पांडे जी, सवाल का जवाब दीजिए। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आप लोगों ने क्या किया, कपीश जी जानना चाहते हैं। देखिए, किसानों के लिए किसानों के खातों में सीधे पैसा पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके पहले अनुपूरक बजट पे हमने उनकी एमएसपी देने का इंतजाम किया कि नहीं किया, ये बताइए। इन लोगों ने जिन गन्ना मिलों को औने पौने दाम में बेचने का प्रयास किया था, कोई मतलब नहीं। धान की खरीद सबसे ज्यादा करने का हमने नहीं, इसमें गड़बड़ी है कपीश जी, तो बताइए। जो पांडे साहब कह रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो बताइए। किसान भाइयों के खाते में 100% गड़बड़ी है। बिजली आज भी गन्ना किसानों का भुगतान 14,000 करोड़ से ज्यादा बचा हुआ है और ज्यादातर वो सरकारी मिले हैं जो कि सरकार को भुगतान करना, कोऑपरेटिव मिले हैं। ये अपने चीजों को प्रस्तुत नहीं करना चाहते। और मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि आपने कितनी मंडियों का विस्तार दिया, आपने खरीद के लिए कितनी सुलभता के लिए पैसे खर्च किए, आपने एमएसपी का निर्धारण में आपने क्या उनका मूल्य बढ़ाया, क्या आपने गन्ना किसानों को फॉरवर्ड किया। बात इस चीज की खड़ी होती है कि पिछले 6 सालों में इन्होंने केवल 5 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ाया। आप मुझे बताइए कि जहां आपने किसानों की आय, चलिए पांडे श्रीवास्तव साहब एक एक करके ऐसे में वक्त जाया होता है। किसानों की आय आपने ऐसे में वक्त जाया होगा सर, 3 गुनी कर दी।